हेलो फ्रेंड्स, 10 मिनट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर मैंने एक सीरीज चलाई है जिसमें आपको हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ में वो वीडियो आपकी हार्डली 10 से लेकर के 15 मिनट की होगी और ये डेली आपको 9 बजे सुबह मिल जाएगी। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा। और साथ ही साथ में आपको बता देंगे आपका टाइम टेबल 9 बजे सुबह है, दोपहर के 2 बजे है और रात के 10 बजे। ये 3 क्लासेस आपकी कंटिन्यू वन एग्जाम टारगेट पर चल रही है। इसके बीच में भी आपको क्लासेस प्रोवाइड करा दी जाती हैं ये, लेकिन 3 क्लासेस आपकी फिक्स टाइम पर चलेंगी। और ये जो हमारा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो में हमने 50 वीडियो का वादा किया है। 50 में से ये 2 हमारी कंप्लीट हो गई हैं, अब से बची हैं 48। तो ऐसे ऐसे करके हम इसे कवर करेंगे। और यहाँ पे इसके बाद जो आपको क्वेश्चन मिलेगा ना पूरा तैयार हुआ, देखिएगा आप एकदम से मास्टर हो चुके होंगे तब तक। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता देते हैं, जो हम एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे ना वो आपके एग्जाम से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसे नोट करते चलिएगा अपने दिमाग में या फिर अपने नोट्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज की क्लास को। हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? विकल्प आपका सी से होता है, हैदराबाद है। विकल्प सी हैदराबाद है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान NRDI, कभी ऐसे करके पूछा जाता है NRDI, नेशनल, लिख देते हैं नेशनल रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। ठीक है, NRDI, इसकी स्थापना आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में की गई थी। हैदराबाद में कुछ और भी संस्थान है जो मतलब जिसके नाम है राष्ट्रीय भूभौतिक अनुसंधान संस्थान। कौन सा है इसके अलावा? राष्ट्रीय भूभौतिक अनुसंधान संस्थान, और एक और है कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र भी है हैदराबाद में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला का नाम आपको बताना है। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला, विकल्प आपका यहाँ पर ये सही होता, आशापूर्णा देवी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान सा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ये आपको बताते चलते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला आशापूर्णा देवी को माना जाता है। और उन्हें यह पुरस्कार कब मिला था? 1976 को मिला था। किस लिए मिला था? आप सभी को ये नहीं पता होगा उन्हें ये पुरस्कार किस लिए मिला था। अभी तक आप लोग ये जानते रहेंगे कि साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला, बस इतना आपको पता, आशापूर्णा देवी। तो उन्हें मिला था 1976 में ये पुरस्कार। और किसके लिए मिला था? उनकी कृति थी जिसका नाम है प्रथम प्रतिश्रुति। क्या नाम था? प्रथम प्रतिश्रुति। ये इसके लिए इन्हें मिला था। ठीक है, आपको और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ बताते चलते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान को छोड़ करके अन्य जो ये दोनों साहित्यकार हैं ना, अमृता प्रीतम और महादेवी वर्मा, इनको भी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। अब आप यहाँ पर देखिए, अमृता प्रीतम को 1981 में मिला है। इनकी कृति, किस कृति के लिए? कागज ते कनवास, ये पंजाबी में था, इनके लिए इन्हें मिला है। और 1982 में 1982 में महादेवी वर्मा को उनकी कृति यामा के लिए मिला है। ये हिंदी की रचना है, ये पंजाबी की थी, ये हिंदी की रचना के लिए, यामा के लिए इन्हें 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान को छोड़ करके, बाकी आशापूर्णा देवी प्रथम थी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? पसंद आ रहा है? और हाँ, जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं ना, नोटिफिकेशन नहीं चाहता, नेटवर्क बड़ा वीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दिल से वीडियो को शेयर करेंगे। अगर थोड़ा भी दिल से चाहते हैं ना सपोर्ट करना तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है, जिससे कि सभी तक पहुँच सके। विश्व कृषि और खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व कृषि और खाद्य संगठन की स्थापना, विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है डी, 1946 में, 1946 में कृषि और खाद्य संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, CULTURE ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1946 को की गई थी। कहाँ पर की गई थी? इसका मुख्यालय जो है
ये कहाँ पर है? इटली में। और वो भी इटली में भी कहाँ पर? इटली की राजधानी है रोम, वहाँ पर है। ठीक है, 1946 विकल्प आपका डी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है? रेलवे स्टाफ कॉलेज विकल्प बी से होता है, बड़ौदा में है। रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा में स्थित है। और अभी मैंने आपको बताया हैदराबाद में कोच्चि और आणविक जीव विज्ञान केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला है, अल्लाह रखा। अल्लाह रखा प्रसिद्ध वादक किससे संबंधित है? अल्लाह रखा प्रसिद्ध वादक किससे संबंधित है? सारंगी, पखावज, तबला या फिर सितार वादन? विकल्प सी हमारा सही होता है, तबला से संबंधित है। अल्लाह रखा खां का संबंध तबला वादन से है। और तबला वादन से संबंधित और हैं पंडित सामता प्रसाद हैं, जाकिर हुसैन हैं, लतीफ़ खां हैं, किशन महाराज, ये सभी तबला वादक हैं। और सारंगी से रिलेटेड ये उस्ताद विंदु खां का नाम आता है। पखावज में गोपाल दास, उस्ताद रहमान खां और छत्रपति सिंह ठाकुर हैं, लक्ष्मण सिंह हैं, पखावज में आते हैं। सितार वादन में बहुत सारे नाम हैं। पंडित रविशंकर फेमस है, इनका पूछा जाता है, पंडित रविशंकर का। विलायत खां, वंदे हसन, उमाशंकर मिश्रा, ये सब आता है नाम। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा सामाजिक अधिगम नहीं है? गारंटी है कि आपको सारे नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आप खुद ही कमेंट सेक्शन में बता करके जाएंगे। क्वेश्चन का कलेक्शन जो था एकदम से नया नया था। निम्न में से कौन सामाजिक अधिगम नहीं है? विकल्प आपका यहाँ पर ए से होता है, मीसा। देखिए, भारत के प्रमुख सामाजिक अधिनियम में दहेज विरोधी एक्ट, एंटी डाउरी एक्ट, एंटी डाउरी एक्ट, ये नागरिक अधिकारों की सुरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, और अनैतिक आवागमन अधिनियम की रोकथाम, प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट, ये है। और ये जो मीसा है इसका हम आपको बताते हैं। अच्छा, इन सभी का फुल फॉर्म अभी मैंने जो इंग्लिश में बोला तो वो तो आप जान ही जाएंगे ना। प्रोटेक्शन, ये एंटी डाउरी एक्ट हो गया। प्रोटेक्शन में लिख देते हैं सभी, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, इसकी स्पेलिंग तो आसान है, सिविल राइट्स, RIGSTS। प्रिवेंशन, यहाँ पर ये भी लिख देते हैं डी वाला, प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट। क्लियर हो गया आप ये? अब बात करेंगे मीसा। यहाँ पर मीसा की है, एक तो है आपका मीशो ऐप है जिससे कि ऑनलाइन शॉपिंग होती है, वो ये नहीं है, ये मीसा है। मीसा में ये आप जानिए राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा ये कानून है। इसमें आप जानेंगे इसके अतिरिक्त जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े और प्रमुख कानून है उसमें आपका ये आ जाता है, टाडा आ जाता है। टाडा है, पोटा POTA है, ये भी है, और मकोका है भी, MACOCA, मकोका, यूपी कोका, ये सभी हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, सामाजिक अधिनियम नहीं है, तो ये विकल्प आपका ये सही हो जाता है, मीसा है, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ कानून है। अगला क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट, यदि जल प्रदूषण इसी गति से होता रहा तो अंततोगत्वा क्या होगा? विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, विकल्प ये रहा डी, जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन अणु अनुपलब्ध हो जाएंगे। जल प्रदूषण की तीव्रता पूरी परिस्थिति और उसमें निवास करने वाले जीवधारियों को प्रभावित करती है। और जब ये जलीय प्रदूषण की बात हो रही है, जल प्रदूषण की बात हो रही है, तो जलीय जीवों को उनका संपूर्ण जो अस्तित्व है जो पूरा जल पर ही निर्भर कर रहा है, तो प्रदूषण होने से जल में उपस्थित ऑक्सीजन में कमी होने लगेगी। इस तरीके से कई सारी यहाँ पर बीमारियाँ उत्पन्न हो जाएंगी। जो शैवाल है, खरपतवार, ये सभी उगने लगेंगे। इससे क्या होगा, जलीय जीवों को ऑक्सीजन की कमी का सामना करना ही पड़ेगा। जब जलीय प्रदूषण होगा तो ये सारी खराब चीज़ें तो होंगी ना। जब खराब चीज़ें, ये सारी चीज़ें उग जाएंगी तो उन्हें ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। जब वो ऑक्सीजन ले लेंगी तो वहाँ पर जितने भी जीव उपलब्ध हैं उनको ऑक्सीजन की कमी होने लग जाएगी। विकल्प आपका यहाँ पर डी सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, थारू लोगों का निवास कहाँ पर है? थारू लोगों का निवास कहाँ पर है? अरुणाचल है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, बिहार है। तो थारू, ये विकल्प आपका बी सी हो जाता है, उत्तर प्रदेश है, विकल्प आपका बी सी होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थारू जनजाति के लोग उत्तर प्रदेश, और अगर यहाँ पर और विकल्प रहे तो उत्तरांचल भी आपका सही होगा, उत्तरांचल।
उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल में निवास करते हैं। और अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आतानी है। अरुणाचल प्रदेश में आतानी है। मध्य प्रदेश में गोंड है, भील है, कोल है, और बिहार में ये मुंडा है। मुंडा संथाल जनजाति है। ये बिहार का इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और साथ ही साथ में आपको हम और बताते चलते हैं, तमिलनाडु में टोडा तमिलनाडु में पाई जाती है। नागा जो है नागालैंड में पाई जाती है, और इसी तरीके से, ठीक है। और ये सेंटलीज ये पूछी जाती है, सेंटलीज कहाँ पर पाई जाती है? सेंटलीज जारवा, अंडमान और निकोबार द्वीप में निवास करने वाली ये जनजातियाँ, सेंटलीज जारवा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन जितने भी हमने अभी बताए हैं जनजातियों के नाम, सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। दुर्घटना हेतु तैयारी कथन किससे संबंधित है? दुर्घटना हेतु तैयारी, ये कथन किससे संबंधित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। विकल्प आपका यहाँ पर सी सही होता है। अगला हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? विकल्प आपका सी होता है, लखनऊ है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान ये लखनऊ में स्थित है। और साथ ही साथ में आपको और बताते चलते हैं लखनऊ में स्थित और कुछ शोध संस्थान। तो इसमें है शोध केंद्र, एक है वीरबल साहनी राष्ट्रीय पुरावनस्पति संस्थान है, भारतीय तकनीकी अनुसंधान केंद्र है, औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र है, राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान संस्थान है, केंद्रीय चिकित्सकीय और सुगंधित वनस्पति संस्थान भी यहीं पर स्थित है। और दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली में है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जल प्रबंधन अभियांत्रिकी प्रयोगशाला, विश्वेश्वरैया इंजीनियरिंग प्रयोगशाला, भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन केंद्र, राष्ट्रीय प्रतिरोधक केंद्र और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, ये सभी कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में है। बात करेंगे हैदराबाद की, तो अभी इससे पहले के क्वेश्चन में आपको मैंने बताया, हैदराबाद में कोशिकी और आणविक केंद्र है, राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान केंद्र है। और शिमला बच रहा है, तो शिमला में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है। इतने सारे पॉइंट हमने आपको बताए। मान लेते हैं ये ना पूछ करके डायरेक्टली कोई और पूछ लिया जाए जो हमने आपको बताया यहाँ पे। क्लियर है? बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? विकल्प यहाँ पर हमारा ये सही होता है, बी, छोटी आंत है। विकल्प ये बी की जगह पर लिखा है, तो बी सी ऐसे कर लीजिए, बी छोटी आंत है। देखिए, मानव शरीर में पाचन का जो अधिकांश भाग होता है छोटी आंत में संपन्न होता है। भोजन की जो पाचन क्रिया है ये तो मुख से ही प्रारंभ हो जाती है, और इसके बाद भोजन आमाशय में जाता है, वहाँ पर थोड़ी देर ये रहता है 3 से 4 घंटे, और आमाशय से जठर रस निकलता है और यकृत से निकलने वाला पित्त रस भोजन को क्षारीय बनाता है। ये सारी चीज़ें होती हैं, और ये भोजन फिर जा करके कहाँ पर जाता है? छोटी आंत में धीरे धीरे जाता है। तो यहाँ पर भोजन की ज़्यादातर जो मतलब पाचन की प्रक्रिया है यहीं पर संपन्न होती है। तो छोटी आंत इसका सही जवाब, और ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। आगे बढ़ेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? जो क्रोमोसोम्स होते हैं, गुणसूत्र, उनकी संख्या कितनी होती है? देखिए, ये 46 होते हैं। अगर जोड़े की बात करते हैं 23 जोड़ा, जिसमें से 22 जोड़ा जो होता है वो 22 जोड़ा जो होता है वो होता है मतलब कायिक गुणसूत्र होता है, जो कि उससे अरे भाई शरीर से संबंधित होता है। जो 23वां जोड़ा होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, जिससे कि मतलब लिंग निर्धारण होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए होता है आपका ये 23वां जोड़ा गुणसूत्र, जो कि मतलब XY के फॉर्म में होता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, ब्राइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? ब्राइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? चलिए ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन आपको शायद ना मिला हो। गुर्दा है, स्प्लीन है, हृदय है, यकृत है। विकल्प आपका यहाँ पर बी से होता है, स्प्लीन है। ब्राइट्स रोग, BRIGHTS, ब्राइट्स डिजीज, इससे मनुष्य की स्प्लीन प्रभावित होती है। ठीक है, चलिए आपको बताते चलते हैं। मनुष्य के हृदय को नील शिशु रोग प्रभावित करता है, पीलिया जो है यकृत को प्रभावित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा, निम्न में से प्रत्यक्ष कर कौन सा है? निम्न में से प्रत्यक्ष कर कौन सा है? ये विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, आयकर। प्रत्यक्ष कर वह कर होता है जिसे सरकार सीधे व्यक्ति से प्राप्त करती है। इस श्रेणी का प्रमुख कर जो है आयकर है, इनकम टैक्स है। अन्य प्रत्यक्ष कर में आपका आता है निगम कर है, ब्याज कर है, संपदा कर है,
उपहार कर है और व्यय कर है, ये इसमें आते हैं प्रत्यक्ष में। अप्रत्यक्ष कर में इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंतर्गत ये आता है सीमा शुल्क आता है, उत्पाद शुल्क आता है, सेवा कर आता है, बिक्री कर आता है, वैट, ये सभी आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैंने अभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको अलग अलग करके बताया ना, वो एग्जाम्पल पूछा जाता है आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, अवमूल्यन का क्या मतलब होता है? अवमूल्यन का मतलब, विकल्प बी, सोने के संदर्भ में मुद्रा मूल्य में कमी आती है। अवमूल्यन सोने के संदर्भ में मुद्रा मूल्य में कमी लाना है। ठीक है, मुद्रास्फीति के चलते जब मुद्रा का प्रसार हो जाता है तो मुद्रा के मूल्य में ह्रास हो जाता है। ऐसी अवस्था में व्यापारिक स्पर्धा बनाए रखने के लिए मुद्रा मूल्य में कमी लाई जाती है अथवा निर्यात घटने की संभावना रहती है। ठीक है, आपको बताते चलते हैं 1991 में नरसिंह राव सरकार ने अवमूल्यन किया था। 1991 में नरसिंह राव सरकार थी, तब अवमूल्यन उन्होंने किया था। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है? कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है, आपको बताना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको हम करवाते रहते हैं। विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है सी, उत्तल दर्पण है। देखिए, कार में, ये गाड़ियों में पीछे से आती हुई जो गाड़ी, मोटर गाड़ी है, इनको देखने के लिए ड्राइवर के दाईं ओर उत्तल लेंस का प्रयोग किया रहता है। उत्तल दर्पण का, तो उत्तल जो दर्पण होता है ये क्या काम करता है? प्रतिबिंब, मतलब इसमें जो प्रतिबिंब बनता है ना, दर्पण के पीछे आभासी बनता है। कैसा बनता है? आभासी, साथ ही साथ में सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। क्लियर है? और अवतल दर्पण में क्या होता है? अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, और समतल दर्पण की बात करते हैं तो ये कांच की समतल प्लेट की एक सतह पर परावर्तक पॉलिश की जाती है। और बेलनाकार जो दर्पण होता है इसकी कोई स्पष्ट आकृति नहीं होती है, बल्कि गोली दर्पण होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। नेक्स्ट है, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? इसका सही जवाब हो जाता है जॉन साल्क ने की थी। जॉन साल्क ने 1954 में 1954 में पोलियो का टीका खोजा था। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के थे। और बात करेंगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की, तो इन्होंने 1929 में पेनिसिलिन की खोज की थी और ये इंग्लैंड के निवासी थे। बात करेंगे यहाँ पर रॉबर्ट कोच की, तो रॉबर्ट कोच ने टीबी के बैक्टीरिया की खोज की थी। क्लियर है? और यहाँ पर बच रहे हैं विकल्प डी में एडवर्ड जेनर, इन्होंने 1796 में चेचक के टीके का पता लगाया था और ये इंग्लैंड के निवासी थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? सारे क्वेश्चन एक से बढ़कर के एक हैं, बहुत सभी इंपॉर्टेंट है। आप सभी जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो पसंद आ रहा हो तो दिल से वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, आप सभी से रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पर विकल्प आपका बी से होता है आयन मंडल है। विकल्प आपका बी से होता है आयन मंडल है। आयनोस्फीयर है, आयनोस्फीयर है। आयनोस्फीयर को मुख्यतया दीर्घ रेडियो तरंगों के परावर्तक मंडल के रूप में ही जाना जाता है। आपको बताते चलते हैं, यह मंडल धरातल से 80 से लेकर के 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। इस भाग में कौन सी घटनाएं होती हैं? इसी भाग में आपकी वो जो विद्युतीय और चुंबकीय घटनाएं होती हैं, इसी में घटित होती हैं। ठीक है, जो ब्रह्मांड किरणें होती, कॉस्मिक रेस का परीक्षण भी इसी में होता है। आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? विकल्प आपका डी से होता है फर्न है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बड़े अच्छे खासे होते हैं, आप समझ नहीं पाएंगे और विकल्प कुछ और ही निकल जाते हैं, ये डिटेल स्टडी मांगते हैं। तो विकल्प आपका यहाँ पर डी से होता है। आपको बताते चलते हैं, ये जो फर्न पौधा होता है इसमें जड़ स्तंभ और पत्तियों में ये विभाजित होता है। ठीक है, यानी कि इसमें फूल नहीं पाया जाता है। ये फूल मतलब ये आप जानिए, जड़, तना और पत्ती में विभाजित होता है ये, इसमें फूल नहीं पाए जाते हैं।
इसका जो स्तंभ होता है ना भूमिगत राइजोम होता है, राइजोम कहते हैं, जो भूमि में ऐसे तिरछा उगता है और इसका केवल अग्रभाग ही ना भूमि से बाहर निकला रहता है, ऐसे ये पूछा जाता है राइजोम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इन सभी में कटहल है, गूलर है, ऑर्किड है, इन सभी में फूल पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप, विकल्प यहाँ पर आपका सही होता है 120/80, विकल्प आपका बी सही होता है। देखिए 120 mmHg और 80 mmHg। देखिए जब निलय अपने आकुंचन द्वारा धमनियों में रक्त पंप करता है तो इस रक्त का दबाव धमनियों की दीवारों पर पड़ता है। इस दबाव को ही हम धमनी दबाव या फिर ब्लड प्रेशर या फिर रक्तचाप कहते हैं। इसे सबसे पहले हेल्स ने किस में नापा था? घोड़ों में नापा था। हेल्स वैज्ञानिक थे, घोड़ा है। ठीक है, और मनुष्य में आकुंचन और विस्तारण, सिकुड़ना और विस्तारण कितना होता है? सिकुड़ना 120, ये प्रेशर 120 mmHg का डालता है और जब विस्तारित होता है तो 80 mmHg का लगाता है। इसे डॉक्टर कैसे मापते हैं? किस यंत्र के द्वारा मापते हैं? इसे कहते हैं स्फैग्नोमैनोमीटर कहते हैं। लिख देते हैं स्फैग्नोमैनोमीटर। क्लियर है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज की हमारी क्लास हो जाती कंप्लीट। आपको कैसी लगी हमेशा की तरह फीडबैक जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे फटाफट से। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, विकल्प आपका सी से होता है, हैदराबाद है। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला, विकल्प यहाँ पर आपका ए से होता है, आशापूर्णा देवी। विश्व कृषि और खाद्य संगठन की स्थापना, विकल्प डी से होता 1946 में। अगला क्वेश्चन है, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? विकल्प बी, बड़ौदा। अल्लाह रखा प्रसिद्ध वादक किससे संबंधित है? सी, तबला से। निम्न में से कौन सामाजिक अधिनियम नहीं है? मीसा। अगला क्वेश्चन, यदि जल प्रदूषण इसी गति से होता रहा तो अंततोगत्वा जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन अणु अनुपलब्ध हो जाएंगे। अगला, थारू लोगों का निवास कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल। दोनों सही होगा और आपको मैंने डिटेल में बता ही दिया है। अगला क्वेश्चन है, दुर्घटना हेतु तैयारी कथन किससे संबंधित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन से। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय औषधि शोध संस्थान, विकल्प सी, लखनऊ। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? गुणसूत्र की संख्या, विकल्प बी, 46, जिसमें 22 जोड़ा जो गुणसूत्र होता है शारीरिक परिवर्तन के लिए, शारीरिक कायिक मतलब लक्षण के लिए जिम्मेदार होता है। 23वां जोड़ा जो होता है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए होता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट, आगे देखिए। ब्राइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? ये स्प्लीन को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रत्यक्ष कर कौन सा है? प्रत्यक्ष कर, इनकम टैक्स, विकल्प आपका ए से होता है, आयकर है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, अवमूल्यन का मतलब क्या होता है? अवमूल्यन का अर्थ सोने के संदर्भ में मुद्रा मूल्य में कमी है। कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है? विकल्प सी सही होता है, उत्तल दर्पण। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? सर जॉन साल्क ने, विकल्प आपका बी सही होता है। अगला क्वेश्चन हमारा आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा है, दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? तो ये विकल्प आपका बी से होता है, आयन मंडल है, विकल्प आपका बी से होता है, आयन मंडल। अगला है, निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विकल्प आपका डी से होता है, फर्न है। एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120 mmHg और 80 mmHg, विकल्प आपका बी सही होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज की हमारी क्लास हो जाती कंप्लीट। आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा और साथ ही साथ में चलते हैं आज के सवाल की तरफ। क्वेश्चन ऑफ द डे, निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते? कटहल है, गूलर है, ऑर्किड है, फर्न है। पहला सवाल। दूसरा सवाल आपको बताना है, अंडमान और निकोबार में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप जरूर बताएंगे।
तो ये अब इसके बाद से बचता है आपका 48 वीडियो, 48, 2 वीडियो आपका हो चुका। डेली 9 बजे, सुबह 9 बजे 10 मिनट की क्लास, हमेशा इसे ज्वाइन करिए। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आसानी से, बहुत ही शांति से तैयार होंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए आप लोग आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर करिए अपने 5 दोस्तों में, ज़्यादा कुछ नहीं, 5 दोस्तों में अपने शेयर करना है। आपके पास जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पर शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो बस मिलते हैं फिर, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।